हेलो एवरीवन। तो आज है 5 अगस्त और आज है आपका मॉक टेस्ट यूपीएससी पीएफओ एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें आपको टोटल 120 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस, कंप्यूटर, ईपीएफओ स्पेशल, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। टोटल आपको 120 क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल वही होगा जो आपके एग्जाम का लेवल होता है। पैटर्न बिल्कुल वही है जो कि आपका सिलेबस है, जो आपके एग्जाम का पैटर्न है। और इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में मिलने वाले हैं, यानी ये दोनों ही मीडियम के लिए ये मॉक टेस्ट होगा। और इसके साथ ही इसमें ना मैं कोई एक्सप्लेनेशन आपको बताने वाली हूँ और ना ही मैं कोई हिंट देने वाली हूँ। डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताऊँगी, क्योंकि ये आपका टेस्ट है। तो इसीलिए बिल्कुल आपको मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, आपको अपना आंसर खुद से करना होगा। सारी चीज़ों को मैंने कवर कर लिया है, चाहे वो करेंट अफेयर हो, चाहे पीएफओ स्पेशल हो, चाहे वो जनरल साइंस हो, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हो, इंडियन इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, कंप्यूटर हो, हर चीज़ों को मैंने कवर कर दिया है। रीजनिंग में मुझे नहीं लगता कि कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस या मेहनत करने की या कोई क्लास लेने की ज़रूरत है, क्योंकि रीजनिंग हर कोई कर लेता है। रहा सवाल मैथ का, तो मैथ्स की क्लास मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है और मेरे पास उतना टाइम भी नहीं रहा कि मैं आपको एक्स्ट्रा मैथ्स की क्लासेस दूँ। लेकिन आप लोगों ने तो क्लास लिया ही होगा, तो इसलिए आपके लिए मैथ्स भी ईजी लगेगा। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को करिएगा। अगर आप 120 आउट ऑफ इस मॉक टेस्ट में 110 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, तो ये आप बिल्कुल श्योर हो जाइए कि आपके एग्ज़ाम में आपके 100 मार्क्स सही हो जाएंगे। आपका माहौल बिल्कुल वही होना चाहिए अभी मॉक टेस्ट देने के टाइम, जैसा कि आप एग्जामिनेशन हॉल में आपका माहौल होता है। हर क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट सेक्शन में करिएगा। मैक्सिमम कैंडिडेट जिस क्वेश्चन को आंसर करेंगे, मैक्सिमम कैंडिडेट क्वेश्चन के आंसर करेंगे, मतलब जितने भी 120 क्वेश्चन हैं उसमें से ज़्यादा अगर आंसर करते हैं कोई कैंडिडेट, तो टॉप 5 ऐसे कैंडिडेट का मैं नाम लूँगी जो मैक्सिमम आंसर किए होंगे। तो ये है आपका प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि मैं 5 मॉक टेस्ट लेने वाली हूँ 5 राउंड में। तो आज है 5 अगस्त, आपका ये फर्स्ट राउंड होगा, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद 10 को आपको दूसरा प्रैक्टिस सेट मिलेगा। टॉप 5 कैंडिडेट मैक्सिमम जो आंसर करेंगे, अगला जो मैं 10 तारीख को जो मैं दूसरा मॉक टेस्ट करवाऊंगी, उसमें उन कैंडिडेट का मैं नाम अनाउंस करूंगी। और यहाँ पे अगर आपके नाम अनाउंस करते हैं तो ये मान करके चलिए कि आप बिल्कुल भावी ईपीएफओ है, क्योंकि यही तो लेवल होता है। कोई आसमान से क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाते हैं, आपके सिलेबस से ही पूछे जाते हैं, और ये आपके सिलेबस का ही तो क्वेश्चन है। तो चलिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा और अपना आंसर ज़रूर से करिएगा। आंसर हर कैंडिडेट करेगा। मैं अगला जो राउंड मैं टेस्ट जो लूँगी वो आपके आंसर के हिसाब से लूँगी, कितने बच्चे इंटरेस्टेड है इस मॉक टेस्ट देने के लिए और जो चीज़ें हैं वो आपके लिए यूज़फुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कन्वर्स। कन्वर्स का सिनोनिम बताइए। कन्वर्स एक वर्ब है, आपके पास 4 ऑप्शन है, टॉक, डिस्प्ले, अपोज एंड एग्री। बताइए कि कन्वर्स का सिनोनिम क्या होगा, यानी कन्वर्स का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। सही जवाब होगा टॉक। कन्वर्स का सिनोनिम होगा टॉक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence। अब इस सेंटेंस में इफ नो सब्सटीट्यूशन इज रिक्वायर्ड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, जिस अंडरलाइन में आपको सेंटेंस में लगे कि आपको किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो आप अपना आंसर बी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि अंडरलाइन में अगर कुछ कोई गलती है, कहीं कुछ मिस्टेक है, तो आपके पास ये ऑप्शन है और अपना आंसर करिए इन तीनों ऑप्शन के ज़रिए। सेंटेंस है, द कमिटी ऑक्यूपाइड इटसेल्फ, अंडरलाइन में है, विथ नो अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ओनली दिस। द कमिटी ऑक्यूपाइड इटसेल्फ विथ नो अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ओनली दिस। अब इस अंडरलाइन में आपको कुछ लग रहा है कि चेंज करने की ज़रूरत है, तो चेंज करिए फटाफट से। अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है सेंटेंस में, तो आप ऑप्शन बी पे आंसर कर सकते हैं, नो इम्प्रूवमेंट। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो 3 ऑप्शन है आपके पास, तीनों ऑप्शन के ज़रिए बताइए कि क्या यहाँ पे सही होना चाहिए। आई होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो अंडरलाइन में जो सेंटेंस है, विथ नो अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ओनली दिस, यहाँ पे ओनली की जगह पे बट होगा, यानी आपका सही जवाब होगा विथ नो अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बट दिस। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में करते रहिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3,
इन दिस सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। अब आपके पास ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में बताइए कि ऐसा कौन सा वर्ड है जहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर समझ में आ रहा है। सेंटेंस है फ्रिक्शन रिड्यूस द इफिशियंसी ऑफ मशीन्स सो देयर वैल्यू ऑल्सो गेट्स रिड्यूस्ड। आपके पास ये चार ऑप्शन है, फ्रिक्शन रिड्यूस, ऑल्सो गेट रिड्यूस्ड, द इफिशियंसी ऑफ मशीन्स या फिर सो देयर वैल्यू। कौन सा ऐसा वर्ड है जहाँ पे आपको लग रहा है कि ग्रामेटिकल एरर है, यहाँ पे एरर है, या फिर ऑल्सो गेट रिड्यूस में एरर है, या फिर द इफिशियंसी ऑफ मशीन्स में एरर है, या फिर सो देयर वैल्यू में एरर है। आई होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फ्रिक्शन रिड्यूस। यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है। क्यों एरर है ये एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ मैं, क्योंकि ये आपका टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। अभी आपके पास आया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सेंटेंस है वन हु स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। आपके पास चार ऑप्शन है, बताइए इसका वन वर्ड क्या होगा। वन हु स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। आई होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। राइट आंसर होगा बाइलिंगुअल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब ये जो सेंटेंस है वो एक्टिव है, जिसको आपको पैसिव में चेंज करनी है। एक्टिव वर्ड है रब द ग्लास टेबल विथ अ सॉफ्ट क्लॉथ टू मेक इट शाइन। बताइए इसका पैसिव वॉइस आप क्या बनाएंगे। अब जिसके दिमाग में ये चल रहा होगा कि बाई वाला होगा, तो यहाँ पे बाई तो आपको कहीं दिख नहीं रहा है, तो ये बाई तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि ये जैसे एज यूजुअल आप लोगों ने एक्टिव पैसिव से पढ़ा होगा तो बाई वाला पढ़ा होगा। लेकिन अब इस एग्ज़ाम में आपको बाई वाले बहुत कम एक्टिव पैसिव देखने को मिलेंगे। ये पैटर्न होता है, इस टाइप के एक्टिव पैसिव पूछे जाते हैं। आंसर करिए अपना अपना। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, द ग्लास टेबल शुड बी रब्ड विथ अ सॉफ्ट क्लॉथ टू मेक इट शाइन। पैसिव वॉइस होगा द ग्लास टेबल शुड बी रब्ड विथ अ सॉफ्ट क्लॉथ टू मेक इट शाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है। Scientists have discovered evidence of abundant water-bearing minerals on the dash of an asteroid Bennu। बताइए यहाँ पे क्या फिल करेंगे आप। आपके पास चार ऑप्शन है, अर्थ या फिर सरफेस या फिर सॉइल या फिर ग्राउंड। आंसर करिए क्या फिल करेंगे यहाँ पे। आपका जवाब होना चाहिए, यहाँ पे जो फिल होना चाहिए वो है सरफेस यानी सतह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम। ये ईडियम है जिसका फ्रेजेस बतानी है आपको, ईडियम फ्रेजेस इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस है इट इज़ अ वंडर हाउ सम पीपल मैनेज टू सिट ऑन द फेंस विदाउट कमिटिंग देमसेल्व्स। सेंटेंस है इट्स अ वंडर हाउ सम पीपल मैनेज टू सिट ऑन द फेंस विदाउट कमिटिंग देमसेल्फ। अब यहाँ पे जो अंडरलाइन में ईडियम है उसका क्या फ्रेज बनाना चाहेंगी आप। दो ऑप्शन आपको ऊपर दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि इनमें से कोई आंसर है। अब दो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेंगे और बताइए कि क्या इनमें से कोई सही लग रहा है आपको। चारों ऑप्शन मैं बोल देती हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैडम ने दिखाया ही नहीं आंसर। ऑप्शन ए है टू सिट लेजली एंड नॉट डू एनीथिंग। ऑप्शन बी रिलैक्स व्हेन अदर्स आर वर्किंग। ऑप्शन सी remain undecided and unsure, and option D build fences and walls for sitting on। आंसर बताइए। It is a wonder how some people manage to sit on the fence, sit on the fence, to sit on the fence। क्या बनेगा इसका फ्रेज, आंसर करिए। सही जवाब होगा remain undecided and unsure।
ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। अब आपके पास ये वर्ड है जिसका सेम वर्ड आपको चुनना है, जिसका सेम मीनिंग निकले। ईजली ब्रोकन, ईजली ब्रोकन के लिए आपको ऐसा क्या यहाँ पे सेम वर्ड सेम मीनिंग वाली चीज़ें समझ में आ रही है? फ्रेगाइल है कि प्लिएबल है या मेलिएबल है या फिर डक्टाइल है? आंसर करिए। ईजली ब्रोकन, सेम मीनिंग। सही जवाब होगा आपका फ्रेगाइल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपको अगर लगता है कि किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो क्या ज़रूरत है, इसके लिए 3 ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको लगता है इफ़ नो सब्सटीट्यूशन इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। 3 ऑप्शन है आपके पास, बताइए इसमें से कोई गड़बड़ है या फिर कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। 3 ऑप्शन है, ईच ऑफ द गेस्ट वाज गिवन, ईच गेस्ट वेयर गिवन या फिर ईच एंड एवरी गेस्ट वेयर गिवन। सेंटेंस है ईच ऑफ द गेस्ट वेयर गिवन अ रिटर्न गिफ्ट। बताइए कोई एरर समझ में आ रहा है? कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है आपको इसमें? सब्जेक्ट में, वर्ब में, ऑब्जेक्ट में कहीं लग रहा है आपको कि इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? बहुत इजी है, सबने आंसर कर दिया होगा। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी, ईच ऑफ द गेस्ट वाज गिवन। बहुत ही ईजी ये तो था आपके लिए, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। मैंने तो बोला था एक्सप्लेनेशन में बताऊंगी नहीं, ना कोई हिंट दे दूंगी। चलिए कोई बात नहीं। डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग इन द सेंटेंस। प्रीवियस ईयर का पेपर आपने देखा होगा तो आपने जैसा जैसा क्वेश्चन था बिल्कुल उसी तरीके से आपको कराई जा रही है ये प्रैक्टिस, ये मॉक टेस्ट। 2 क्वेश्चन टैग है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 है दे वेयर लेट एज यूजुअल। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन टैग का यूज़ करेंगे आप? डिड दे करेंगे, डिड नॉट दे करेंगे, वेयर नॉट दे करेंगे या फिर वेयर दे करेंगे? यहाँ पे क्या फिल करना चाहेंगे आप क्वेश्चन टैग के लिए? इतना तो आइडिया होगा आपको कि ये पॉजिटिव है तो इधर कुछ नेगेटिव ही होगा। आंसर करिए। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वेयर नॉट दे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, आई एम फाइन डैश। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन टैग यूज़ करेंगे आप? 4 ऑप्शन है, इज नॉट, आर नॉट, डज नॉट या फिर आर आई। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, आर नॉट आई। आर नॉट आई, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है आपको। सेंटेंस है अ कलरफुल साइक्लोथॉन वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द डैश ऑफ वर्ल्ड स्पैरो डे टू मार्क द प्रोग्रेस ऑफ मेकिंग गंजम द फर्स्ट स्पैरो फ्रेंडली डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। आंसर करें, यहाँ पे क्या फिल करेंगे? सही जवाब होगा आपका ओकेजन। ओकेजन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम इन द गिवन सेंटेंस। अब इस ईडियम का फ्रेज बताइए। सेंटेंस है इट वॉज क्वाइट अ शॉक फॉर राजू टू हैव टू फुट द बिल फॉर ऑल हिज फ्रेंड्स। बताइए इसका क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन सी, पे फॉर एवरीथिंग। पे फॉर एवरीथिंग। कितने आंसर सही हो रहे हैं आप लोगों के? अभी तक तो सारे 13 आउट ऑफ 30 मार्क्स आपके आए होंगे। इंग्लिश बहुत ईजी होता है। क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एनोनीम ऑफ द गिवन वर्ड। अब बताइए स्टेशनरी का एनोनीम क्या होगा? विलोम शब्द क्या होगा स्टेशनरी का? आपके पास 4 ऑप्शन है, टायर्ड, स्टील, शिफ्टिंग या फिर मोशनलेस। सही जवाब होगा शिफ्टिंग। स्टेशनरी का एनोनीम शिफ्टिंग। नेक्स्ट, अब आपको 15 to 19 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि वहाँ पे आपको वर्ड मिलेगा यहाँ पे फील करने के लिए। यहाँ पे जो जो वर्ड फील होंगे वो आपको 15 to 19 वर्ड नीचे मिलेगा।
ये एक स्टोरी है जिसमें कि आपको जहाँ पे भी ब्लैंक है वहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करनी है और इस स्टोरी को कंप्लीट करनी है। स्टोरी है बगीरा इज द फिक्शनल ब्लैक पैंथर इन रुडयार्ड किपलिंग्स Mowgli stories in the Jungle book. He was born in Dash in the menagerie of the Raja of Udaipur. Dash he was strong enough he dash the lock of his cage and dash into the jungle. He regularly dash in the stories of Mowgli. अब नीचे आपको 15 to 19 ऑप्शन मिलेंगे, अप्रोप्रिएट ऑप्शन मिलेगा जिसको आपको फिल करके स्टोरी को कंप्लीट करनी है। 15 है कैप्टिविटी या पार या फिर केव या फिर जंगल, क्या फील होगा यहाँ पे? बगीरा इज द फिक्शनल ब्लैक पैंथर, बगीरा इज द फिक्शनल ब्लैक पैंथर इन रुडयार्ड किपलिंग्स मोगली स्टोरी इन द जंगल बुक. ही वॉज बोर्न इन कैप्टिविटी, कैप्टिविटी इन द मेनागरी ऑफ द राजा ऑफ उदयपुर, यहाँ पे कैप्टिविटी फील होगा. डैश ही वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ. 16 सही जवाब होगा 15 का कैप्टिविटी. 16 क्या फील करेंगे? ओनली, अनलेस, वंस या फिर ऑल्दो. ओनली, अनलेस, वंस या फिर ऑल्दो. ही वॉज बोर्न इन कैप्टिविटी इन द मेनागरी ऑफ द राजा ऑफ उदयपुर. वंस ही वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ ही डैश द लॉक ऑफ हीज केज. अब यहाँ से आप कुछ समझ रहे होंगे. अब 17 चलिए 17 क्वेश्चन पे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या फील करनी है. ओपेंड या फिर ब्रोक या फिर बेंट या फिर लूजेंट. केज वाली बात हो रही थी, क्या फील होगा? ब्रोक, ऑप्शन बी ब्रोक. ही वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ ही ब्रोक द लॉक ऑफ हिज केज एंड डैश इनटू द जंगल. ब्रोक द लॉक ऑफ केज एंड एस्केप्ड या जम्प्ड या मार्च्ड या फिर क्लाइंब्ड. सही जवाब होगा एस्केप्ड, ऑप्शन ए एस्केप्ड. ब्रोक द लॉक हिज केज एंड एस्केप इनटू द जंगल. ही रेगुलरली डैश इन द स्टोरीज ऑफ मोगली. क्या फील होगा यहाँ पे? 19 क्वेश्चन क्या फील करेंगे वहां पे आप? अपीयर्स, स्टोरी की बात हो रही है. अपीयर्स, ही रेगुलरली अपीयर्स. अब यहाँ पे जाकर के आपकी स्टोरी जो है वो कंप्लीट होगी. बगीरा इज द फिक्शनल ब्लैक पैंथर इन रुडयार्ड किपलिंग्स मोगली स्टोरीज इन द जंगल बुक. ही वॉज बोर्न इन कैप्टिविटी इन द मेनागरी ऑफ द राजा ऑफ उदयपुर. वंस ही वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ ही ब्रोक द लॉक ऑफ हिज केज एंड एस्केप इनटू द जंगल. ही रेगुलरली अपीयर्स इन द स्टोरी ऑफ मोगली. चलिए 19 आउट ऑफ 19 आंसर आपके सही हुए होंगे. क्वेश्चन नंबर 20. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. सिनोनिम, ऑस्टियर का सिनोनिम क्या होगा? 4 ऑप्शन है आपके पास. केयरलेस, स्ट्रिक्ट, जनरस या फिर अनवाइलिंग या अनविलिंग. सही जवाब होगा स्ट्रिक्ट. ऑस्टियर का सिनोनिम होगा पर्यायवाची स्ट्रिक्ट. चलिए यहाँ से टोटल आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीएफओ एग्जामिनेशन में इंग्लिश से, तो ये आपके कंप्लीट होते हैं. 20 आउट ऑफ 20 आपके क्वेश्चन सही हुए होंगे और एग्ज़ाम में भी बिल्कुल सही होंगे, यही हमारी आशा है और आपकी मेहनत है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे. क्वेश्चन नंबर 21 है, पहले आप क्वेश्चन पढ़िए. थोड़ा सा मैं जूम करके बड़े बड़े में दिखा रही हूँ ताकि कुछ भी आपको मिस्टेक ना हो, आंसर करने में कोई भी कंफ्यूजन ना हो, कोई परेशानी ना हो. क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेस्ट टू फर्स्ट कर्नाटक वॉर. प्रथम कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में जो कथन है उसमें आपको बतानी है. सारे कथन को पहले पढ़िए, उसके बाद नीचे आपको कोड मिलेगा जिस कोड के जरिए आपको आंसर करनी है. पहला स्टेटमेंट है इट स्टार्टेड इन 1746 एंड एंड इन 1748. यानी ये 1746 में शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ था और 1748 में समाप्त हुआ था. दूसरा कथन है द नवाब अनबरुद्दीन ऑफ कर्नाटका इंटरफेयर्ड फ्रॉम ब्रिटिश साइड. यानी कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन ने इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से दखल अंदाजी की.
तीसरा स्टेटमेंट है चंदा साहिब वॉज कैप्चर्ड एंड सेंटेंस टू डेथ। चंदा साहिब को बंदी बना करके उन्हें फांसी दे दी गई। और चौथा स्टेटमेंट है आफ्टर द वॉर मद्रास वॉज हैंडेड ओवर फ्रॉम फ्रेंच टू इंग्लिश। युद्ध के उपरांत फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। अब बताइए, नीचे कोड है, सारे आपने सेंटेंस पढ़ लिया होगा, सारे स्टेटमेंट को पढ़ लिया होगा। अब नीचे कोड के ज़रिए 4 ऑप्शन है, बताइए कि कौन कौन से करेक्ट है, सही है। पहला दूसरा तीसरा सही है, या फिर दूसरा तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा चौथा, या फिर पहला तीसरा चौथा। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला दूसरा और चौथा। कर्नाटका युद्ध, प्रथम कर्नाटका युद्ध के बारे में बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन, Whom does the French took help for the post of नवाब of कर्नाटक। कर्नाटक के नवाब पद के लिए फ्रांसीसियों ने किसकी सहायता की, बताइए आंसर। सही जवाब होगा चंदा साहिब की। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग ट्रेट्स रिलेटेड टू एंग्लो मराठा वॉर। आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित निम्नलिखित संधियों को पढ़ें। ट्रीटी ऑफ अर्जुनगांव, अर्जुनगांव की संधि। ट्रीटी ऑफ देवगांव की संधि। ट्रीटी ऑफ बसीन, बसीन की संधि। बताइए, बेसीन की संधि या फिर देवगांव की संधि या फिर अर्जुनगांव की संधि। सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल वर्ड ऑफ ट्रीटीज फ्रॉम द फॉलोइंग कोड्स। निम्नलिखित कोड से संधियों के सही कालानुक्रम का पता करें। नीचे आपके पास कोड है और इसको आपको क्रोनोलॉजिकल वर्ड में सेट करनी है, सीक्वेंस में, इन सारी संधियों को। ट्रीटी ऑफ अर्जुनगांव, ट्रीटी ऑफ देवगांव, ट्रीटी ऑफ बेसिन। नीचे आपके पास कोड है, आंसर करिए। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बेसिन की युद्ध, फिर देवगांव की संधि, बेसिन की संधि, फिर देवगांव की संधि, फिर अर्जुनगांव की संधि। ऑप्शन सी, तीसरा, दूसरा, पहला। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। इन घटनाओं को पढ़िए। पहला ऑप्शन है एंड ऑफ डियार्ची रूल इन बंगाल, बंगाल में द्वैत शासन का अंत। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि। बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध, या फिर चौथा ऑप्शन बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश, वॉन्डीवॉश का युद्ध। अब इसको आपको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी करेक्ट सीक्वेंस में इस इवेंट को लगानी है। घटनाओं का सही कालानुक्रम निम्नलिखित कोड का पता करें। नीचे आपके पास कोड है। इन सारी संधियों का एक सीक्वेंस में आपको लगानी है उनके सन के अनुसार, यानी जब जब ये हुआ उस डेट के अकॉर्डिंग। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तीसरा, चौथा, दूसरा, फिर पहला। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, Who among the following was aware associated with the introduction of रैयतवाड़ी सेटलमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध था या फिर संबंध थे? कौन कौन? लॉर्ड कार्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो। बताइए, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ में किए जाने से संबंध थे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से कौन कौन संबंधित है? लॉर्ड कार्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड या फिर थॉमस मुनरो। नीचे आपको कोड मिलेगा और सही आंसर करना है, करेक्ट आंसर चुननी है इस कोड के जरिए। कोड के जरिए सही आंसर चुनिए। ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। नेक्स्ट, In which sector of Indian economy maximum investment made and why? भारत में सर्वाधिक पूंजी निवेश किस क्षेत्र में हुआ? आंसर करिए। रेलवेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड शिपिंग। रेलवे, बैंकिंग, बीमा तथा जहाजरानी में हुआ। अगला क्वेश्चन, आफ्टर
विच द ड्रेन ऑफ वेल्थ बिगिन फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड, भारत से इंग्लैंड के लिए धन का निष्कासन किसके बाद शुरू हुआ, किसके बाद आरंभ हुआ। भारत में इंग्लैंड के लिए धन का निष्कासन किसके बाद शुरू हुआ, आंसर करिए। सही जवाब होगा दीवानी प्रदान करने के बाद, आफ्टर गेटिंग सिविल या दीवानी अथॉरिटी। नेक्स्ट, in early 19th century which major industry was in hand of Indian industrialist, 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा प्रमुख उद्योग भारतीय पूंजीवादियों के हाथ में था, आंसर करिए। कौन सा उद्योग भारतीय पूंजीवादियों के हाथ में था, आंसर होगा कॉटन टेक्सटाइल्स, सूती वस्त्र। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन कथनों को ध्यान से पढ़िए और इस पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है USSR असिस्टेड इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ भिलाई स्टील प्लांट, यानी भिलाई इस्पात संयंत्र के निर्माण में USSR ने सहायता की। USSR ने सहायता किया था क्या भिलाई इस्पात संयंत्र के निर्माण में। दूसरा स्टेटमेंट है ब्रिटिश हेल्प्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बोकारो स्टील प्लांट, यानी बोकारो इस्पात संयंत्र के निर्माण में अंग्रेजों ने सहायता किया था क्या। अब बताइए, इसमें से ट्रू बतानी है, यानी सत्य बतानी है कि इनमें से दोनों में से कौन सही है, या फिर दोनों नहीं सही है, या फिर कोई एक दो सही है। आंसर करिए। ऑप्शन ए केवल पहला सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 30, 29 आउट ऑफ 29 आपका सही हुआ होगा। सारे क्वेश्चंस तो पड़े हुए हैं। हु वॉज द लीडर ऑफ मुंडा रिवॉल्ट, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, आंसर करिए फटाफट। सही जवाब होगा बिरसा मुंडा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो फॉर प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई माजदायासन सभा। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई माजदायासन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। सही संयोजन, ऑप्शन ए गोपाल हरि देशमुख, आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, ज्योतिबा फूले, नौरोजी फुरदोंजी, या फिर ऑप्शन बी आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फूले, नौरोजी फुरदोंजी, या फिर ऑप्शन डी ज्योतिबा फूले, आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, नौरोजी फुरदोंजी, या फिर ऑप्शन डी नौरोजी फुरदोंजी, आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फूले, या फिर ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक आंसर होगा। बताइए, पांचों ऑप्शन देख लिया होगा आप लोगों ने। सही जवाब होगा ऑप्शन बी आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फूले, नौरोजी फुरदोंजी। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। लिस्ट 1 है लेजिस्लेशन यानी विधान, और लिस्ट 2 है गवर्नर जनरल। ये लेजिस्लेशन है और ये गवर्नर जनरल। जिस लेजिस्लेशन से यानी जिस विधान से संबंधित है जो गवर्नर जनरल, उससे आपको मैच करनी है और नीचे इस कोड के माध्यम से अपना आंसर करनी है। बताइए कौन सा आंसर होगा। आंसर कर लिया होगा आप लोगों ने। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट, द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ न्यू हिंदुइज्म इन सेकेंड हाफ ऑफ 19th century वॉज। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे। आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट, एसर्शन एंड रीजन है आपके पास। एसर्शन यानी कथन ए है, ए ओ ह्यूम ने
इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किया? और इसका रीज़न यानी तर्क दे रहा है कि उनका विचार था कि भारत के लोग अपनी स्वाधीनता की लड़ाई इंडियन नेशनल कांग्रेस की सहायता से करेंगे। He was the opinion that people of India will fight their independence with the help of Indian National Congress। बताइए, दोनों सही है या फिर कोई इसमें से गड़बड़ी है या फिर एक सही है, दो सही है? नीचे आपके पास अब ऑप्शन मिलेंगे जिसके ज़रिए आपको आंसर करनी है। बताइए कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ इनकरेक्ट। ए सत्य है, आर गलत है। नेक्स्ट, असर्शन रीज़न के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस हिसाब से ये प्रैक्टिस सेट है। असर्शन ए है, लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ में मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। द लीग रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द राइट टू अप्लाई ऑफ द फुलफिलमेंट ऑफ द गोल अलॉन्ग विथ मुस्लिम्स कम्युनिटी ऑफ कांग्रेस। इसका तर्क यानी रीज़न दे रहा है, सच राइट एक्साइटेड विथ मुस्लिम लीग ओनली। वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का था। बताइए कौन सही है? नीचे कोड है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ट्रिकल डाउन थ्योरी इग्नोर्स द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन। टपकन सिद्धांत या आपमात्रीय सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आर्थिक वृद्धि के प्रभाव को नज़रअंदाज करता है? आंसर करिए। ऑप्शन सी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, आय वितरण पर आर्थिक वृद्धि के प्रभाव को नज़रअंदाज करता है। नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ, यानी माइक्रो अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? नीचे आपके ऑप्शन मिलेंगे और बताइए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का संबंध इनमें से किससे है? सही जवाब होगा इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल केस इन इंक्रीज इन डिमांड फॉर अ गुड। इनमें से कौन एक वस्तु की मांग में वृद्धि का कारण होगा? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए इनमें से कौन एक वस्तु की मांग में वृद्धि का कारण होगा? आंसर करिए फटाफट। आंसर हो गया होगा आप लोगों का। सही जवाब होगा एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट गुड्स। इसकी स्थापना पत्र वस्तु की कीमत में वृद्धि। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39, द रेट एट विच RBI गिव्स शॉर्ट लोन टू कमर्शियल बैंक्स इज कॉल्ड। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस पर अल्पकालिक ऋण देता है उसको क्या बोलते हैं? आंसर होगा रेपो रेट। नेक्स्ट, what situation would result if government expenditure exceed the government revenue on current account। यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी? आंसर होगा घाटा बजट, डेफिसिट बजटिंग। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। कितने क्वेश्चन सही हुए 40 में से आप लोगों के? Why is there a great concern about the microbeads that are released into environment? पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म कणिकाओं यानी माइक्रोबीड्स के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है? आपके पास ऑप्शन है 4। दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल टू मैरीन इकोसिस्टम, ये समुद्री परितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती है। दे आर कंसिडर्ड टू केस स्किन कैंसर इन चिल्ड्रन, ये बच्चों में त्वचा कैंसर होने का कारण मानी जाती है। या फिर दे आर स्मॉल इनफ टू बी एब्जॉर्ब बाई क्रॉप प्लांट्स इन इरिगेटेड फील्ड्स, ये इतनी छोटी होती है कि सिंचित क्षेत्रों में फसल पादपों द्वारा अवशोषित हो जाती है। या फिर ऑप्शन डी, दे आर ऑफन फाउंड टू बी यूज्ड एज फूड एडल्टनेट्स,
अक्सर इनका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए किया जाता है। बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। जिसने भी आंसर किया है ऑप्शन ए, बिल्कुल उनका जवाब सही है। ये समुद्री परितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती है। अगला, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। इन युग्मों पर विचार कीजिए। ये युग्म है आपके पास, ये 3 युग्म है। ये है वेटलैंड्स यानी आर्द्रभूमि, और इधर है नदियों का संगम, कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स। अब आपको नीचे ये कोड मिलेगा, सही पूछ रहा है करेक्ट, तो इसमें आपको सम्मिलित करनी है। पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद नीचे कोड के माध्यम से अपना आंसर करिएगा। युग्म आप लोगों ने देख लिया होगा, तो चलिए अब आपको नीचे मैं दिखाती हूँ कोड। अब इस कोड में आपको बताइए कि कौन सा मैच हो रहा था ऊपर। आंसर होगा केवल पहला, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, हरिके विटलैंड, हरिके आर्द्रभूमि, ब्यास और सतलज का संगम है, कन्फ्लुएंस ऑफ ब्यास एंड सतलज। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43। Which of the following is not the main provisions of मार्ले-मिंटो रिफॉर्म 1909? मार्ले-मिंटो सुधार 1909 का प्रमुख प्रावधान इनमें से कौन सा नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है। आंसर होगा केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं। इलेक्टेड मेंबर्स वेयर नॉट परमिटेड एट इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। Next, which among the following was not a silent feature of the Government of India Act 1935? निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं है। बतानी है इनमें से कौन सी भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से संबंधित विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है कि ये प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। बी है इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। सी है इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। या फिर ऑप्शन डी है अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। बताइए क्या आंसर होगा। कौन संबंधित नहीं है भारत सरकार अधिनियम 1935 से? आपका जवाब आ गया होगा, तो मैं आंसर बता देती हूँ। आंसर होगा ऑप्शन डी, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को आवंटित किए गए थे। नेक्स्ट, ये सही नहीं था क्योंकि नहीं पूछ रहा था। अगला, द मेन फीचर्स ऑफ द एक्ट ऑफ 1861 वेयर। 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता इसमें से क्या है? सारी विशेषताओं को पढ़िए और बताइए कि 1861 के अधिनियम से संबंधित कौन सी विशेषता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। गवर्नर जनरल वॉज ऑथोराइज टू इशू ऑर्डिनेंस ऑफ नेसेसरी। गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46। What were the main feature of Government of India Act 1935? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की प्रमुख विशेषता क्या थी? भारतीय सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता पूछा जा रहा है। अभी तक वहाँ पे नहीं पूछ रहा था कि कौन सा स्टेटमेंट में नहीं है, अब आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं। और नीचे 4 कोड है, 4 ऑप्शन के बाद सही उत्तर बतानी है कि कौन कौन सा इसमें से सही है। प्रांतीय शासन, केंद्र में द्वैध शासन, राज्यों में द्वैध शासन की समाप्ति, या फिर अपवर्जित क्षेत्रों का प्रतिधारण। चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये सारे ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन द पीरियड फ्रॉम 15th August 1947 when India became free and 26th January 1950 when India declared itself a sovereign democratic republic, Government of India was working as per। 15 अगस्त 1947 से जब देश स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 के बीच जब उसने स्वयं को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया, भारत सरकार
कार्य कर रही थी? कौन से कार्य कर रही थी भारत सरकार? नीचे आपके पास 4 ऑप्शन है और बताइए इस ऑप्शन के माध्यम से कि क्या कर रही थी सरकार। आंसर कर लिया आप लोगों ने। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के उपबंधों के तहत कार्य कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, in computer processing dash select processes from the pool and loads them into memory of execution। कंप्यूटर प्रोसेसिंग में डैश पुल से प्रक्रमों को चुनता है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए मेमोरी में लोड करता है। किसको चुनता है? प्रोसेसिंग में किस पुल से प्रक्रमों को चुनता है? बताइए, आंसर करिए। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, जॉब शेड्यूलर। जॉब शेड्यूलर। नेक्स्ट, ए डैश is an agreement between the communicating parties on how communication is to proceed। डैश दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो कि ये बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाएगा। क्या दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का है? आंसर होगा प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम। इन निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आंसर करिए फटाफट, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट, कन्वर्ट डेसिमल नंबर 101 टू बाइनरी। दशमलव संख्या 101 को द्विपदीय में परिवर्तित करें। 101 का बाइनरी नंबर क्या होगा अगर आप चेंज करेंगे बाइनरी में? तो कन्वर्ट डेसिमल नंबर 101 टू बाइनरी। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 1100101। नेक्स्ट, सॉफ्ट ड्रिंक्स सच एज कूल्स कंटेन सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ। सॉफ्ट ड्रिंक्स सच एज कोल्स कंटेन सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ। शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है। कोला में पर्याप्त मात्रा में क्या होती है? रेनिन की। शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है रेनिन की। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कोलाइडर सिस्टम इज रिप्रेजेंटेटेड बाय फॉग। कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? फटाफट से आंसर आ चुके होंगे आप लोगों के। तो गैस में द्रव्य, लिक्विड इन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डेवलप फोटोग्राफिक प्लेट्स। फोटोग्राफिक प्लेट को विकसित करने में क्या किया जाता है? क्या होता है फोटोग्राफिक प्लेट को विकसित करने में? आंसर करिए। द सॉल्यूशन इज kept डेवलपिंग until all the bromide is not dissolved। विकसित करने वाले घोल में तब तक रखा जाता है जब तक कि समस्त ब्रोमाइड घुल नहीं जाता है। नेक्स्ट, वेयर इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? स्पाइनल कॉर्ड, कशेरुक रज्जु में। द हार्मोन इंसुलिन इज अ। मधुसूदनी और अंतःस्राव एक क्या है? मधुसूदनी अंतःस्राव एक पेप्टाइड है। असर्शन एंड रीजन। असर्शन ए है, इन ह्यूमन बॉडी द लीवर हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फैट डाइजेशन। मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसका तर्क दे रहा है, लीवर प्रोड्यूस 2 इम्पॉर्टेंट फैट डाइजेशन एंजाइम्स। यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। क्या दोनों सही है इसमें से? नीचे आपके पास कोड है, आंसर करिए फटाफट। ऑप्शन सी, ए इज राइट, आर इज फॉल्स। नेक्स्ट, द किडनी इज बायोलॉजिकल ऑर्गन ऑफ द बॉडी बिकॉज इट्स हेल्पफुल। वृक्क शरीर का जैविक अंग है क्योंकि ये सहायक है। किस लिए सहायक है? ऑप्शन पढ़िए फटाफट। ऑल ऑफ द अबव फंक्शन, उपर्युक्त सभी कार्य हैं। नेक्स्ट,
with reference to the blood in a normal person, which one of the following statement is correct? किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन पढ़िए सारे। धमनियों की तुलना में शिराओं की संख्या कम होती है और उनमें हर समय शरीर के रक्त की कम मात्रा रहती है। रक्त की कुल मात्रा का लगभग 70% रक्त कोशिकाओं के रूप में होता है। तीसरा ऑप्शन है वाइट ब्लड सेल्स केवल लसिका पर्व की बनी होती है। चौथा है WBC की तुलना में प्लेटलेट्स अधिक होते हैं। बिम्बाडो। आंसर करिए फटाफट। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैथड? निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बतानी है। आंसर होगा रेयॉन। रेयॉन मॉडिफाइड स्टार्च नहीं है, रूपांतरित स्टार्च नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द 6th 5-year प्लान? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? एकीकृत ग्रामीण विकास, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स? निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक यानी इज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का उप सूचकांक नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज FY21 GDP ग्रोथ एक्सपेक्टेड इन द इकोनॉमिक सर्वे 2020? आर्थिक सर्वेक्षण 2020 में FY21 का GDP ग्रोथ रहने का अनुमान है, कितना है? 6 to 6.5%. The economic survey has projected how much percentage growth in FY21 in the agriculture sector? आर्थिक सर्वेक्षण 2020 में कृषि क्षेत्र में FY21 कितने फीसदी यानी कितने % ग्रोथ का अनुमान जताया है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए कितने % ग्रोथ का अनुमान लगाया है? 2.8% इज द राइट आंसर। Kisan Rail will be set up by Indian Railways on PPP for transportation of what type of goods? किस प्रकार के माल के परिवहन के लिए PPP पर भारतीय रेल द्वारा किसान रेल की स्थापना की जाएगी? आंसर, खराब होने वाला सामान, पेरिशेबल गुड्स। नेक्स्ट, how many pump sets linked to solar panels will be given to farmers in Union Budget 2021? केंद्रीय बजट 2020-21 में किसानों को सोलर पैनल से जुड़े कितने पंप सेट दिए जाएंगे? 20 लाख, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, which is the estimate rate of growth of the Indian economy in the current financial year by the International Monetary Fund? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर पर कितना रहने का अनुमान लगाया है? 4.8%. Next, recently which committee has been formed by due which मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज टू ड्राफ्ट द नेशनल वाटर पॉलिसी? हाल ही में केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा तैयार करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया है? मिहिर शाह कमिटी, मिहिर शाह समिति। According to the date released by the Ministry of Commerce and Industry, the FDI inflows in India have increased by 15% from April to September 2018 of the financial year 2018-19 between April to September 2019. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2019 के बीच भारत में FDI अंतर्वाह वित्तीय वर्ष 2018-19 के अप्रैल सितंबर 2018 की तुलना में 15% बढ़ करके कितना हो गया है? आंसर करिए।
15% से बढ़कर के कितना हो गया है? आंसर करिए इसमें से, चारों ऑप्शन में से 15% से बढ़कर के कितना हो गया है? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है, ना 15, ना 20, ना 10। नेक्स्ट, कैनेडाज लार्जेस्ट पेंशन फंड CPPIB यानी कैनेडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड हैज़ एग्रीड टू इन्वेस्ट हाउ मैनी $1 million इन नीफ मास्टर फंड। कनाडा के सबसे बड़े पेंशन फंड ने नीफ यानी NIIF मास्टर फंड में कितने $1 million के निवेश हेतु सहमति को व्यक्त किया है? आंसर होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ना 300, ना 400, ना $500 million। नेक्स्ट, which position has India got in the Global Gender Gap Index under the Global Gender Gap report released by the World Economic Forum on December 16, 2019? 16 दिसंबर 2019 को 16 दिसंबर 2019 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के अंतर्गत वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? आंसर करिए। 112वां, वर्ल्ड 12th, 112th। Where was the first meeting of the National Ganga Council held on December 2015? दिसंबर 2019 को राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक कहाँ पे आयोजित हुई? कानपुर में, ऑप्शन सी। According to the largest figure released by the United Nations, which country is the most diaspora in the world? संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विश्व में सर्वाधिक डायस्पोरा वाला देश कौन सा है? इंडिया, भारत। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन चुनिए। पहला कथन है, टू द नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्सेज सेंटर NHSRC WHO विल बी रीनेम्ड एज कोलैबोरेटिव सेंटर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र यानी NHSRC को WHO के सहयोगी केंद्र के रूप में पुनर्नामित किया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, इट वॉज अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसकी घोषणा महिला और बाल विकास मंत्रालय ने की। तीसरा स्टेटमेंट है, NHSRC वॉज एस्टेब्लिश इन 2006। NHSRC की स्थापना 2006 में हुई थी। और चौथा स्टेटमेंट है, इट एसिड्स द स्टेट्स इन पॉलिसी मेकिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। ये राज्यों को नीति निर्माण रणनीति विकास में सहायता प्रदान करता है। बताइए इन चारों में से, नीचे कोड भी है क्या? नीचे कोड है, बताइए कौन सा सही है स्टेटमेंट में से? दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट, ऑन द 6 November 2016, the cabinet approved the establishment of a special fund of how much amount to revive the real estate sector and provide funding to still housing project। 6 नवंबर 2019 को कैबिनेट ने रियल एस्टेट सेक्टर को पुनर्जीवित करने तथा रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को वित्त पोषण प्रदान करने हेतु कितनी राशि के विशेष फंड की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? आंसर करिए। 25 करोड़, 25 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, ऑन दी 30th December 2019, the State of Forest Report 2019 was released. According to this report, which of the following state tops in the forest cover increases? 30 दिसंबर 2019 को वन रिपोर्ट 2019 की स्थिति जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार वन आवरण की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? कर्नाटका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, if the goodwill account is raised at the time of retirement of a partner and is to be written off, then the capital accounts of the remaining partners are debited in। 3 दिन से मैं यही चीज़ पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। यदि एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करते समय बनाई गई ख्याति को अपलिखित करना हो तो शेष साझेदारों के पूंजी खातों को डेबिट किया जाएगा। किसमें किया जाएगा? आंसर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पुराने लाभ हानि अनुपात में, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। नेक्स्ट, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन द इश्यू ऑफ शेयर्स इज शोन इन।
अंश निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को दिखाया जाता है, किसमें दिखाया जाता है? लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। If a person starts business with rupees 50,000 cash, good worth rupees 50,000 and fixed asset worth rupees 1 lakh, then his capital would be, यानी यदि एक व्यक्ति 50,000 रुपये नगद, 50,000 रुपये के माल और 1 लाख रुपए की स्थायी संपत्ति के साथ व्यवसाय शुरू करता है तो उसकी पूंजी क्या होगी? सॉल्व करिए, आंसर करिए। ऑप्शन ए 2 लाख रुपीज। क्वेश्चन नंबर 80, द रॉ मटेरियल शुड बी वैल्यूड एट, कच्चे माल का मूल्यांकन किया जाएगा, किस पर किया जाता है? कॉस्ट, लागत पर। हेनरी फ्योल डिड नॉट ले डाउन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, हेनरी फ्योल ने निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं किया था, इनमें से किस सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं किया था हेनरी फ्योल ने? प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन, अपवाद का सिद्धांत। A manager should control and direct a limited number of persons is a principle of, एक प्रबंधक को सीमित संख्या में व्यक्तियों को नियंत्रित एवं निर्देशित करना चाहिए। ये सिद्धांत किसका है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के विस्तार का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 83, द टू ग्रुप ट्रेनिंग इज ऑल्सो नोन एज, टी ग्रुप, टी समूह प्रशिक्षण को निम्न रूप से भी जाना जाता है, किस रूप से जाना जाता है? रोल प्लेइंग ट्रेनिंग, भूमिका निर्वाह प्रशिक्षण। डायरेक्ट कन्फर्मेशन प्रोसीजर कैन बी अप्लाइड टू, प्रत्यक्ष पुष्टिकरण विधि को किसमें अपनाया जा सकता है? आंसर करिए। डेप्टर्स एंड क्रेडिटर्स बोथ, देनदारों एवं लेनदारों दोनों के संबंध में। Assertion and reason, assertion ए है, social responsibilities of business is an idea that cannot be put into practice by most of the business. Reason है, there are no norms to measure the extent of responsibilities toward each segment of the societies. There are no forms. कथन है, व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एक विचार है जिसे अधिकांश व्यवसायों में कार्यरूप नहीं किया जा सकता, और इसका कारण दे रहा है कि ऐसा कोई मानक नहीं है जिनसे समाज के प्रत्येक वर्ग यानी प्रत्येक खंड के प्रति दायित्व की सीमा को मापा जा सके। आंसर बताइए। नीचे आपके पास ऑप्शन है और इस ऑप्शन में से बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। बोथ ए एंड आर, और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 86, वेयर मोर देन वन फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन टू कवर द सेम रिस्क इट्स कॉल्ड, जब किसी वस्तु की एक से अधिक अग्नि बीमा पॉलिसी ले ली जाती है तब उसे क्या कहते हैं? डबल इंश्योरेंस, दोहरा बीमा। एन इंश्योरर इज वन हु एज, बीमा करता वो है जिसने क्या किया है? दोनों ऑप्शन देख लिया आपने, नीचे के दोनों ऑप्शन देखिए। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अंडरटेकन टू मेक गुड्स द लॉस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस, बीमे की वस्तु सामग्री के नष्ट होने पर उसकी क्षतिपूर्ति का वादा किया है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज, क्षैतिज विश्लेषण है किसका? क्या है ये विशेषण? क्षैतिज विश्लेषण। ट्रेंड एनालिसिस, प्रवृत्ति विश्लेषण है। नेक्स्ट, टर्नओवर रेशियो हेल्प द मैनेजमेंट इन, आवर्त अनुपात प्रबंधन को सहायता करते हैं। आंसर, इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस, इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने में। स्टॉक टर्नओवर इज, रहतिया आवर्त है किसका? एक्टिविटी रेशियो, क्रिया अनुपात में। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज, लाभ अधिकतमकरण, अधिकतमकरण। आंसर करिए। ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी। गुडविल इज शोन ऑन, ख्याति को किसमें दिखाया जाता है? ख्याति को एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट,
चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। क्यों क्वेश्चन वैसे मिल रहे हैं ना जैसा क्वेश्चन मैं डेली कराती हूँ। अकाउंटिंग से, इंश्योरेंस से कराया, सोशल सिक्योरिटी से कराया, लेबर लॉ से कराया, इंडस्ट्रियल रिलेशन से कराया। चलिए मैच द कॉलम एक एक बार और भी एमसीक्यू जितने मैंने कराए हुए हैं मॉक टेस्ट से या फिरोज अख्तर साहब की बुक से, वो फटाफट से आप फिर से ज़रूर से देखिएगा, एक बार रिवीजन ज़रूर से करें आप सभी। मैच द कॉलम है AS1 क्या संबंधित हैं दोनों में से किसी से, या AS2 किसी से संबंधित है। नीचे भी देख लीजिए AS3 और AS9, और अपना आंसर इस कोड के माध्यम से करिए। सही जवाब होगा चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा, पहला, पहले का चौथा, दूसरे का पहला, पहला वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, तीसरे का दूसरा, ये तीसरा जो है AS3 उसका दूसरा होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, और चौथे का तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकाउंट्स डू नॉट रिकॉर्ड, खातों में दर्ज नहीं होता है। क्या नहीं दर्ज होता है? नंबर ऑफ एम्प्लॉय, कर्मचारियों की संख्या दर्ज नहीं होती है। आप लोग आंसर कर रहे होंगे, इतने सारे पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको, बिल्कुल वही क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, एग्जाम में ही मिलेंगे। द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 imposes the following obligations upon the employer in regard to his workers। कारखाना अधिनियम 1948 नियोक्ता पर उसके कर्मचारियों के संबंध में निम्नलिखित कौन सा दायित्व को लागू करता है? ऑल ऑफ द अबव, हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर। वर्कर्स अपोज रिलेशंस रेशनलाइजेशन बिकॉज, श्रमिक विवेकीकरण का विरोध करते हैं। आंसर करिए। ऑफ रिट्रेंचमेंट, छटनी के कारण। नेक्स्ट, द हाइजीन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वॉज प्रोपाउंडेड बाय, अभिप्रेरणा के आरोग्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? हर्जबर्ग ने। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 98। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी इज शोन ड्यू टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ, संभावित दायित्व निम्न लेखांकन की अवधारणा के कारण दिखाया जाता है। किस अवधारणा के कारण? फुल डिस्क्लोजरनेस, पूर्ण प्रकटीकरण। सारे क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं। 99 क्वेश्चन नंबर, पेटेंट खाता होता है, पेटेंट अधिकार खाता, पेटेंट राइट्स अकाउंट इज, कौन सा खाता है ये? रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100, अ डिबेंचर होल्डर गेट्स, एक ऋण पत्र धारक को मिलता है। क्या मिलता है? इंटरेस्ट एट फिक्स्ड रेट, निश्चित दर से ब्याज। क्वेश्चन नंबर 101, 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन किसके किसके सही हुए हैं बताइए, कमेंट करिए। बिल्कुल शर्म नहीं करनी है, बिल्कुल आपका एग्ज़ाम चल रहा है और यहाँ जो मार्क्स मिलेंगे एग्ज़ाम में भी वही मार्क्स होंगे आपके। पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, और हर चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसमें से सारे कथन को पढ़िए और बताइए। सभी कर्मचारी कर्मकार हैं, सभी कर्मचारी कर्मकार नहीं हैं, सभी कर्मकार कर्मचारी हैं, या फिर सभी प्रबंधकीय स्टाफ कर्मकार हैं। आंसर करिए। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 102, इंडिया और डैश मेंबर ऑफ ILO, इंडिया ILO का सदस्य भारत है। कौन सा? फाउंडिंग, ऑप्शन ए फाउंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following moved a resolution in the Central Legislative Assembly introduce a legislation for registration and protection of trade union in the year 1921? निम्न में से किसने केंद्रीय विधायी सभा में ये सिफारिश करने के लिए वर्ष 1921 में एक संकल्प प्रस्तावित किया कि सरकार ट्रेड यूनियनों के पंजीकरण एवं सुरक्षा के लिए तक विधेयक प्रस्तावित करे? बताइए, के लिए विधेयक प्रस्तावित करे। किसने किया? MN जोशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन, कथन है यानी असर्शन है,
आपका द कंसलेशन ऑफिसर हैज़ नो पावर अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट व्हेन नाइदर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एग्जिस्ट और अप्रिहेंडेड, यानी औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत समझौता अधिकारी को तब कोई अधिकार नहीं होता जब न तो कोई औद्योगिक विवाद मौजूद हो न उसकी आशंका हो। और इसका रीज़न दे रहा है कि कंसिलिएशन ऑफिसर ओनली इन्वेस्टिगेट्स द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स विच एक्सिस्ट और एप्रीहेंडेड। समझौता अधिकारी केवल उन औद्योगिक विवादों की जांच करता है जो कि मौजूदा है या फिर जिनकी आशंका है। दोनों पढ़ लिया आपने, कथन और निष्कर्ष। अब बताइए कथन और कारण। अब बताइए, नीचे आपको कोड दिखेगा, कौन सा आंसर सही है? ए और आर दोनों ही सही है, ए और आर दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट 1946? निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, कौन सा उद्देश्य इसमें से नहीं है? चारों ऑप्शन देखिए। ऑप्शन डी, रेगुलेट द मिनिमम वेजेस ऑफ एप्रिएंटिस, प्रशिक्षुओं का न्यूनतम मजदूरी विनियमित करना, ये उद्देश्य नहीं है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का। अब आते हैं आपके पास मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 106, मैथ्स के क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे समझाऊंगी नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा, तो बस आपको मैं आंसर दिखाऊंगी। क्वेश्चन को पॉज करिए वीडियो को और इसको सॉल्व करिए और उसके बाद अपना आंसर करिए। क्वेश्चन है, A gain of 12th is got by selling an article for rupees 3,360. What should be the selling price if the profit aimed is only 8%? किसी वस्तु को 3,360 रुपये में बेचने पर 12% का लाभ प्राप्त होता है। यदि केवल 8% का लाभ प्राप्त किया जाना हो तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? चार ऑप्शन है आपके पास, 3,020 रुपये, 3,200 रुपये, 3,240 रुपये या फिर 3,040 रुपये। आंसर इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% once in 4 months. If a man purchases an article in this scheme for rupees 25,515 in December, then what was the initial price in January? एक दुकानदार हर 4 महीने में एक बार 10% की छूट देता है। यदि कोई व्यक्ति इस योजना के तहत एक वस्तु को दिसंबर में 25,515 रुपये में खरीदता है तो जनवरी में उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था? पॉज करिए एंड सॉल्व करिए और आंसर जो आपका आएगा वो आना चाहिए 35,000 रुपीज़। नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल. Isosceles triangle is 32 centimeter. The base is 6/5 times the equal side. What is the area? एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है। इसका आधार समान भुजाओं का क्षेप 6/5 गुना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पॉज करिए एंड सॉल्व करिए। आंसर आपका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए। Two right circular cones of height 16.5 cm and 17.2 cm respectively have base radius of 8.4 cm. These two cones are melted and recast into a sphere. Find the diameter of the sphere. 16.4 सेंटीमीटर और 7.2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले दो लंब वृत्तीय शंकु जिनकी आधार त्रिज्या 8.4 सेंटीमीटर है, इन दोनों शंकुओं को पिघलाया जाता है और एक गोले के रूप में ढाला जाता है। तो गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। गोले का व्यास आपको निकालनी है, सॉल्व करिए। आंसर आना चाहिए 16.8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 110. The population of a city has been increasing at 5% every year. The present population is 1,85,220. What was its population 3 years back? एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ रही है। वर्तमान जनसंख्या 1,85,220 है। तो 3 वर्ष पहले इनकी जनसंख्या कितनी थी? सॉल्व करिए। आंसर आना चाहिए 1,60,000 पॉपुलेशन। नेक्स्ट,
A person borrows rupees 5,000 for 2 years at 4% per annum simple interest. He immediately lends it to another person at 6.25% per annum for 2 years. फाइंड हिज गेन इन द ट्रांजैक्शन पर ईयर। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की 4% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये उधार लेता है। वो इसे 2 साल के लिए 6.25% की वार्षिक दर पर अन्य व्यक्ति को दे देता है। तो प्रतिवर्ष उसके द्वारा प्राप्त लाभ आपको ज्ञात करनी है। पॉज करिए एंड सॉल्व। आंसर ऑप्शन बी आना चाहिए आपका 112.50 रुपीज़। अगला क्वेश्चन, if the perimeter of a triangle is 28 centimeter and its in radius is 3.5 centimeter, so what is its area? यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर, इसकी अंतर त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करनी है। इसको पॉज करिए, सॉल्व। आंसर आना चाहिए 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130। Buses come out of a bus terminal in intervals of 10 minutes at 20 km per hour. A man coming from opposite direction towards the terminal meets the buses at intervals of 8 minutes. So what is his speed? स्पीड पूछ रहा है। बसें 10 मिनट के अंतराल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बस टर्मिनल से निकलती है। विपरीत दिशा से टर्मिनल की ओर आने वाला एक आदमी 8 मिनट के अंतरालों पर बस को पा लेता है, तो उसकी चाल आपको ज्ञात करनी है। चाल निकालिए अपना, इसको पॉज करिए। आंसर आना चाहिए 5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, इफ 27 to the power 20 divided by 27 to the power 10 equal to 3 to the power k, then find the value of k का मान ज्ञात करना है। यदि 27 पे पावर 20 है डिवाइडेड बाई 27 पे पावर 10 है इक्वल टू 3 पे पावर k है, तो k का मान आपको ज्ञात करनी है। इसको पॉज करिए एंड सॉल्व करिए। आंसर आपका आना चाहिए 30। k की वैल्यू 30 आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, P and Q enter into a partnership with investment of rupees 1,400 and rupees 1,800 respectively. They share half of the profit equally for running the business and the remaining profit in the ratio of their investments. If the difference in their shares of profit is rupees 47, so what is the total profit? P और Q क्रमशः 1,400 रुपये और 1,800 रुपये के निवेश के साथ एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। वे लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन के लिए रखते हैं और शेष हिस्से को अपने निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि लाभ में उनके हिस्सों का अंतर 47 रुपये है तो कुल लाभ आपको ज्ञात करनी है। पॉज करिए और सॉल्व करिए। आंसर आना चाहिए 752 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 116। A train 120 meter long crosses a platform of length 100 meter in 10 seconds. What is its speed? 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो इसकी चाल आपको ज्ञात करनी है। पॉज करिए, सॉल्व करिए और इसका चाल निकालिए। आंसर आपका आना चाहिए 79.2 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 numbers differ by 1,365. When dividing the larger number by the smaller, the quotient and remainder got are 6 and 15 respectively. Find the larger number. दो संख्याएं 1365 से भिन्न होती हैं। बड़ी संख्या को छोटी से विभाजित करने पर भागफल और शेषफल क्रमशः 6 और 15 प्राप्त होता है, तो बड़ी संख्या को आपको ज्ञात करनी है। पॉज करिए, सॉल्व करिए। आंसर आना चाहिए 1635। Next, a person travels from P and Q at a P to Q है एंड नहीं है, at a speed of 50 km per hour for 30 minutes. He then increases his speed to 60 km per hour and reaches his destination R in 20 minutes. What is his average speed for the whole journey? एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 मिनट में P से Q तक की यात्रा करता है। फिर वो अपनी चाल को बढ़ा करके 60 किलोमीटर प्रति घंटा करता है और 20 मिनट में अपने गंतव्य R तक पहुंच जाता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल आपको ज्ञात करनी है।
पॉज करिए, सॉल्व करिए। आंसर आना चाहिए 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 119। P invests rupees 3500 in a business. After 5 months, Q joins him with some investment. If the profit that Q gets is 50% more than that of P, then find the investment of Q. P एक व्यवसाय में 3500 रुपये का निवेश करता है। 5 महीने के बाद Q कुछ निवेश के साथ उसके साथ जुड़ता है। यदि Q को मिलने वाला लाभ P के लाभ से 50% अधिक हो तो Q का निवेश आपको ज्ञात करनी है। सॉल्व करिए, आंसर आपका आना चाहिए 9000 रुपये। एंड लास्ट क्वेश्चन 120। इफ A, B and C are their points on a circle where BC is the diameter and AC equal to AB equal to 5√2 centimeter, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। यदि ए, बी और सी एक वृत्त पर स्थित 3 बिंदु है जहाँ पे BC व्यास है और AC बराबर B इक्वल टू 5√2 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। पॉज करिए एंड इसको सॉल्व करिए और आंसर आपका आना चाहिए 5 सेंटीमीटर। और इसके साथ ही आज का सेशन एंड आपका 120 क्वेश्चन मॉक टेस्ट के ख़त्म होते हैं, EPFO वाले। आई होप आप लोगों ने मैक्सिमम आंसर किया होगा। मैक्सिमम आंसर करिए और ये जानिए, ये डिसाइड करिए कि आप कितने हकदार हैं इस एग्ज़ाम के। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में।